हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं CAS1 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के बारे में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। तो इसके बारे में बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करना आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कोस्ट के बारे में। कोस्ट क्या होती है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ रेंडरिंग सर्विसेज। हम किसी भी गुड्स को बनाने में या फिर किसी भी सर्विस को रेंडर करने में जितना भी रिसोर्स, जितना भी अमाउंट पैसा हम खर्च करते हैं, वो उसकी लागत होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरर है जो कि नोटबुक्स बनाता है, कॉपी किताब बनाता है, तो जितना भी पैसा उसने उस कॉपी के बनाने में खर्च किया है, वो उसकी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है। तो ये कहता है कि ये जो है ना, CAS1 का सबसे पहला स्टैंडर्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट। ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, काउंसिल ने। इसकी प्रोसेस हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ये बना क्यों है? द स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइंग कोस्ट इन द कोस्ट स्टेटमेंट। ये प्रिंसिपल इसलिए बना है ताकि हम कोस्ट स्टेटमेंट में अपनी जो कोस्ट है उसको किस तरीके से क्लासिफाई करना है, कहाँ कहाँ किस किस कोस्ट को हमें रखना है, कहाँ लगाना है, उसके रूल्स बताती है। ठीक है। कोस्ट बहुत तरीके की होती है, इनडायरेक्ट होती है, डायरेक्ट होती है, मटेरियल कोस्ट होती है, एम्प्लॉय कोस्ट होती है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी कोस्ट को किस हेडिंग के अंडर डालना है? तो यही बताने के लिए हमारा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का ये प्रिंसिपल है। ठीक है। इट हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट फॉर डिटरमाइनिंग कोस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या करता है ये काम? ये हमारे मदद करता है कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की कोस्ट को निकालने में, कि एक्चुअली में उसकी जो फाइनल कोस्ट आई है वो कितनी की आई है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है CAS1 का कि वो क्लैरिटी दे सके क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट के लिए, कि जब भी हम अपनी कोस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं और कोस्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए, हमें रूल्स पता होने चाहिए कि हमें किस हिसाब से काम करना है। देन इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है कि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली अलोकेट करे। एलोकेट मतलब इस्तेमाल करे उनका। ठीक है। एक एक्यूरेट कोस्ट रिकॉर्ड बना सके, एक सही कोस्ट रिकॉर्ड बना सकते हैं और कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो नियम कानून है उसके अकॉर्डिंग ही काम कर सके। फिर आता है इसका स्कोप। तो स्कोप में क्या है? ये जो कोस्ट स्टेटमेंट है ये कहाँ बनाई जाती है? ये स्टैंडर्ड वहीं अप्लाई होता है जहां हमें कोस्ट स्टेटमेंट बनानी हो, जहां हमारे पास बहुत तरीके की कोस्ट आती हो और हमें सब कोस्ट को अलग अलग क्लासिफाई करना है और हमें उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करनी है, क्योंकि हमें दूसरों को भी दिखानी पड़ सकती है, और हमें यहाँ पर कोस्ट को डिस्क्लोज करना है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है और गवर्नमेंट होती है, इनको हमें बुक ऑफ अकाउंट्स अपने दिखाने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जिस भी कंपनी को, जो बड़ी कंपनीज होती है जहाँ पे प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन प्रॉपर चाहिए होता है, वो लोग कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। एक जगह और ये लगती है, वहां पर दोज रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। जैसे कि मैंने बताया कि भी गवर्नमेंट को कई बार हमें अपने बुक ऑफ अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं कि भाई हमने जो है कोई गड़बड़ नहीं कर रखी, ये हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स आप चेक कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं रिक्वायरिंग अटेस्टेशन। हमें एक तरीके से प्रूफ देना पड़ता है, तो वहां पर भी हमारा CAS1 यूज होता है। अब पढ़ते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें स्टेटमेंट पता ही नहीं होगी है क्या चीज, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आता है एबनॉर्मल कोस्ट। एबनॉर्मल कोस्ट होती है वो कोस्ट जो कि किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से हमारा पैसा खर्च हो जाता है। जैसे कि हमारी फैक्ट्री में सपोज आग लग गई है, या फिर हमारा सामान चोरी हो गया है, या फिर हम ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो है कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पे हमारा सामान डैमेज हो गया, तो ये हमारी एबनॉर्मल कोस्ट होती है। किसी ने नहीं सोचा होता कि ऐसा हो जाएगा, बट समटाइम्स इट हैपेंस। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होता है कोस्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी, कि मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटी को चलाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी ओवरहेड में जाता है। कोस्ट सेंटर क्या होता है? कोस्ट सेंटर एक लॉजिकल यूनिट होती है जहां पर हम सारी कोस्ट को एक्यूमुलेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि प्रोडक्शन से रिलेटेड भी कोस्ट होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, सेल से रिलेटेड होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हम क्या करते हैं, कोस्ट सेंटर बना देते हैं कि यहाँ पर सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोस्ट हम लिखेंगे, तो वो जो प्रोडक्शन है वो हमारा कोस्ट सेंटर है। फिर आता है कोस्ट ऑब्जेक्ट। कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने प्रोडक्शन के लिए जो है पैसा खर्च करा, तो वो जो प्रोडक्शन है वो हमारा कोस्ट ऑब्जेक्ट है। कोस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रीजन फॉर विच वी स्पेंड अवर मनी। नेक्स्ट आता है कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्शन में जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है वो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है, और जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह भिजवाने में पैसा खर्च हो रहा है वो कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जाता है। फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमारे मैन्युफैक्चर से रिलेटेड होते हैं वो मेनली हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
जो हमारा सामान को डिलीवर करने में जो खर्चा होता है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे फैक्ट्री से जब निकल जाएगा तब से हम चालू करेंगे, नहीं। हमारा सामान बन गया है, बनने के बाद वो सेल के लिए रेडी है, तो हमें वेयर हाउस में भी रखना पड़ता है स्टोरेज के लिए, हमें उसकी ज्योति वेयर हाउस में रखने के लिए पैकिंग भी करनी पड़ती है प्रॉपर, तो वो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय कॉस्ट। जितना भी पैसा हम अपने एम्प्लॉयज पर खर्च करते हैं फॉर देयर सर्विसेज वो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट चेंज नहीं होती वो हमेशा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। देखो मशीन्स का कुछ खर्चा ऐसा होता है कि चाहे हम सामान बनाए चाहे ना आए लेकिन खर्चा होगा ही होगा। और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो एक तरीके से कितनी लेबर हम लगवा रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने 4 एम्प्लॉयज लगाए और एक एम्प्लॉय 1000 रुपए लेता है तो वेरिएबल हमारी 4 हो गई, 4000 हो गई। लेकिन कल को हमें प्रोडक्शन बढ़ाने और हम 8 एम्प्लॉयज लगाते हैं तो उनकी 8000 की जो है हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वी यूज। अब नेक्स्ट आता है कॉस्ट कितने तरीके की होती है। देखो कॉस्ट हमारी 5 तरीके की होती है, जो कि नेचर ऑफ एक्सपेंस, रिलेशन टू कॉस्ट सब्जेक्ट, बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, फंक्शनैलिटी और टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती है। तो सबसे पहले आता है नेचर ऑफ एक्सपेंस। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, जो हमारा जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है जिसको कि हम सामान को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो मटेरियल कॉस्ट होती है। एम्प्लॉय कॉस्ट हम पहले बता चुके हैं कि जो एम्प्लॉय के ऊपर हम खर्चा करते हैं उनकी सैलरीज, वेजेस, ठीक है, अलाउंसेस जो भी हम देते हैं वो सारे एम्प्लॉय कॉस्ट में आते हैं। ओवरहेड्स हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसको हम किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि सिक्योरिटी होती है। अब सिक्योरिटी किसी एक प्रोडक्ट की थोड़ी हो रही है, वो तो पूरी की पूरी फैक्ट्री की पूरी यूनिट की हो रही है, तो वो ओवरहेड आ जाते हैं हमारे। फिर आता है हमारा रिलेशन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, जो कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के लिए लगा सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी मैंने बताया जो हम किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए असाइन नहीं कर सकते, जैसे कि सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। फिर आता है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कैसी है? वेरिएबल कॉस्ट, जो कि एक्टिविटी ऑफ लेवल की वजह से चेंज हो जाती है, जैसे कि प्रोडक्शन अभी बताया था कि लेबर जितनी लगाओगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट जो बदलती नहीं है, आप चाहे कितना भी सामान बनाओ। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कि पार्शियली चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास एक मशीन थी, आज उसकी कैपेसिटी है 1000 पेन्स बनाने की। ठीक है, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसको अपग्रेड कराएंगे। ठीक है, और वेरिएबल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे। तो कुछ टाइम में वो क्या करेगा, अगर हम उसको अपग्रेड करा देते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी 1400 पेन्स की हो जाएगी, तो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आता है। देन हमारा आता है फंक्शनैलिटी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे सामान को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हमारे बिजनेस की, देखो अब हम काम कर रहे हैं तो हमें पेन की भी जरूरत होती है, पेपर की भी जरूरत होती है, रिफ्रेशमेंट का भी खर्चा हो जाता है, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं। बहुत सारी चीजें चाहिए होती है हमें एक एजेंसी को चलाने के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, सामान को बेचने और उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, हम रिसर्च भी करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें क्या अपग्रेडेशन चाहिए, और अगर हम उसमें कुछ बदलाव करते हैं तो वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में आ जाता है। फिर आता है टाइम पीरियड। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि कॉस्ट ऑलरेडी खर्च हो चुकी है हमारी, वो हमारे आते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सेटअप करने के लिए सबसे पहले तो हमें जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और भी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए, तो वो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट में आता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट फॉर प्लानिंग। हमने सोच रखा है कि भाई अगर आज हमारे पास इस 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर आता है तो हमें उसको भिजवाने के लिए इतना खर्चा जो है करना पड़ेगा, तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो हमने प्री डिटरमाइन कर रखा है कि ये खर्चा तो होना ही है। फ्यूचर कॉस्ट, जो कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए तो हमारी जो पैसे हैं खर्च हो जाए, इनकर्ड हो जाए। अब मेन चीज आती है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके रूल्स क्या है इस लॉ के अंदर? तो ये कहता है कि कॉस्ट जो है ना कंसिस्टेंटली क्लासिफाई होनी चाहिए, लगातार हम कॉस्ट को लिखें उसके नेचर, पर्पस और बिहेवियर के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधा रिकॉर्ड बनाया है और आधा नहीं बनाया। और जो कॉस्ट है वो अगर हमने मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है तो उसका पर्पस हम लिखेंगे कॉस्ट स्टेटमेंट में कि हमने इस हेड को इसके नीचे क्यों लिखा है। ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसका स्पेशल नोट बना के दोगे। ठीक है, जैसे कि एट अ ग्लांस बना के देते हैं हम कि हमने ये कॉस्ट यहाँ पर इस पर्पस के लिए लगाई है। और जो डॉक्यूमेंटेशन होगी कॉस्ट क्लासिफिकेशन की, वो भी हमें प्रॉपरली मेंटेन करना